हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू लता आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ टॉप सिलेबस शुरू किया था, जिसमें आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट एड का जो सामान्य इंट्रोडक्शन होता है वो इसके पूर्व क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब बेसिक फर्स्ट एड का सेकेंड टॉपिक है आपका डीलिंग विथ एन इमरजेंसी एंड रेससिटेशन। टॉपिक आपका मैंने शुरू किया था। इसको हिंदी में आपात स्थिति में व्यवहार एवं पुनर्जीवन कहते हैं, जिसमें आप लोगों को कल मैंने इसके बारे में बताया था कि जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वह नियमानुसार और क्रमबद्ध यानी चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? तो पहला था आपका क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, दूसरा था आपका आपातकालीन स्थिति का मूल्यांकन करना या घायल व्यक्ति का मूल्यांकन करना, और तीसरा था मदद के लिए पुकारना, चौथा था आपका प्राथमिक चिकित्सा देना। डियर स्टूडेंट, उसी में आगे हम आप लोगों को आज फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा की ABC या DRABC क्या होता है इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में ये आपका फुल फॉर्म आपका पूछा जाएगा। तो प्राथमिक चिकित्सा की ABC और DRABC एवं प्राथमिक सर्वेक्षण क्या होता है ये आप लोगों को आज बताएंगे हम, जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एड ABC एंड DRABC एंड प्राइमरी सर्वे, जिसमें आप लोगों को ABC का फुल फॉर्म अधिकतर एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। उसी तरह से DRABC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो D का होता है डेंजर, R का होता है रिस्पॉन्स और A का होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। एयरवे का मतलब क्या होता है? यानी वायुमार्ग। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति डूब गया या उसको अचानक कार्डियक अटैक आ गया तो उसकी क्या होती है? वायुमार्ग जो होता है अवरुद्ध हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उस समय हमें रोगी या बीमार व्यक्ति का क्या करना चाहिए? उसका वायुमार्ग को साफ करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि वायुमार्ग का कौन कौन सा रास्ता होता है? आपका नोज और माउथ, यही दो से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं ना, तो इनमें अवरुद्ध आ गया तो उसे साफ करना चाहिए। फिर दूसरा है आपका श्वसन, बी फॉर श्वसन, बी फॉर ब्रीदिंग, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन। तभी तो फिर जब वायुमार्ग साफ हो जाएगा तो हमें क्या होगा? सांस लेने में आसानी होगी। तीसरा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी ब्रीदिंग के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है? सर्कुलेशन। यानी कोई भी रोगी या बीमार व्यक्ति है तो उसे सांस नहीं ले पा रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए? उसके छाती को दबाकर आप देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति अगर डूब गया है तो उसको निकालते हैं, फिर उसको पेट को दबाकर पानी निकालने के बाद अगर फिर सांस लेने में उसको दिक्कत होती है तो हम कृत्रिम श्वसन यानी मुंह के द्वारा उसको सांस देते हैं। या फिर उसके चेस्ट को यानी दोनों रिब्स बोन के रिब्स को जोड़ने वाली जो स्टर्नम बोन होती है उसी पर दोनों हाथ यानी एल्बो का और पूरे शरीर का भार दोनों हाथ पर करके हम उसको पुश करके उसकी जो है सर्कुलेशन क्रिया को कंटिन्यू करते हैं। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, डी फॉर डेंजर होता है, आर फॉर रिस्पॉन्स होता है और ए फॉर एयरवे और बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। ये आप लोगों को फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आगे स्टूडेंट, जैसे कि आपका खतरा कब बढ़ सकता है? डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरनाक स्थिति। तो खतरा कब आपका बढ़ सकता है? जब कोई भी प्रारंभिक सर्वे यानी
अगर कोई दुर्घटना होगी या कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उस समय जो प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान सबसे पहला घायल व्यक्ति और स्वयं के लिए खतरे की जांच करना जो होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे हम उस समस्या या उस तकलीफ से उसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह कार्य हमें क्या अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और रिस्पांस का मतलब क्या होता है कि अगर जांच हम कर लिए कि रोगी मतलब सचेत है यानी होश में है या नहीं है, हम उसको अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमारे प्रश्न का वह उत्तर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये सब कुछ वो रिस्पांस कर रहा है, तो ये हमारा आर फॉर रिस्पांस के अंतर्गत आता है। यानी अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो अपने दर्द को बता पा रहा है या नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, रिस्पांस में आता है। और एयरवे को हमने आपको बता ही दिया है, ब्रीदिंग का मतलब भी बता दिया, सर्कुलेशन भी। आगे नेक्स्ट आपका द अपडेट गाइडलाइंस, ठीक है, यानी एबीसी को चेंज करने के लिए न्यू गाइडलाइन आई, यानी नवीन दिशा निर्देश आई। तो ये नवीन दिशा निर्देश क्या थी या नया दिशा निर्देश क्या था, तो ये 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया गया कि जो एबीसी है उसको हम एबीसी ना कहकर क्या कहें, उसको हम सीएबी कहें, उसको हम क्या कहें, सीएबी। एबीसी ना कहकर उसको हम सीएबी कहें। ये किसके अंतर्गत आया या किसके अनुसार आया, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई कि नहीं, एबीसी नहीं होना चाहिए, उसके जगह पर क्या होना चाहिए, सीएबी होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा कि सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन एयरवे और लास्ट में हो जाएगा ब्रीदिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यानी पहले क्या था, पहले आपका एबीसी था यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन था, बाद में नई गाइडलाइन के अनुसार क्या हो गया, इसको चेंज किया गया यानी सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग हुआ। ये किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हो सकता है बेटा डियर स्टूडेंट कि सीएबी को मतलब किस सन में लाया गया, तो हम क्या बता सकते हैं कि 2010 में इसको लाया गया, या एबीसी को सीएबी में कब चेंज किया गया, किस वर्ष चेंज किया गया, तो हम क्या बता सकते हैं कि 2010 में इसको चेंज किया गया। इसके चेंज के कारण क्या थे, यानी किन कारणों से एबीसी को हटाकर सीएबी किया गया, ये कारण भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सीएबी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, सर्कुलेशन या कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग होता है। सर्कुलेशन या कंप्रेशन मतलब दबाव देना, एयरवे ब्रीदिंग होता है। इसका कारण क्या था, तो पहले सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन द्वारा सुनिश्चित करके मस्तिष्क तथा हृदय अंगों को महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह किया जा सकता है, जिससे रोगी की जान बचाई जा सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है कि सीपीआर तुरंत प्रारंभ करके रोगी की जान बचाई जा सकती है, जबकि वायु मार्ग की जांच से महत्वपूर्ण समय क्या होता है, व्यतीत होता है या व्यर्थ होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कार्डियो अटैक का व्यक्ति है और अगर हम उसका वायु मार्ग साफ करने में समय अगर व्यतीत करेंगे तो उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर उसको हम सीपीआर दे दें तो उसकी जान क्या हो सकती है, बचाई जा सकती है। इसलिए किसको लाया गया, इसीलिए सीएबी को लाया गया, यानी एबीसी को हटाकर सीएबी को लाया गया। स्टूडेंट इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे स्टूडेंट कहीं कहीं ए बी सी के अलावा डी शब्द भी जोड़ा जाता है, तो उस डी का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, तो ये आगे हम समझते हैं। तो कहीं कहीं आपका ए बी सी के साथ साथ क्या होता है, डी भी जुड़ा रहता है, यानी डी को हम 3 टर्म में डिफाइन करते हैं। डी को हम कितने टर्म में डिफाइन करते हैं, 3 टर्म में। पहला है
डेडली ब्लीडिंग यानी घातक रक्तस्राव, दूसरा है डिफाइब्रिलेशन, तीसरा है आपका डिसएबिलिटी यानी विकलांगता। डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब रक्तस्राव होने लगता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जब तक कि हम उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जा पा रहे हैं तब तक उसके जहाँ पर रक्तस्राव हो रहा है उसको हमें दबा कर रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग कम हो सके। और डिफाइब्रिलेशन में क्या होता है, तो इसमें कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति की सामान्य धड़कन को मेंटेन या बहाल करने के लिए एक स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर का यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। यानी यह एक उपकरण है, एक मशीन है जिसके द्वारा क्या करते हैं, कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति की सामान्य धड़कन को हम क्या करते हैं, मेंटेन रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर मशीन का। तीसरा है आपका डिसएबिलिटी का मतलब क्या होता है, विकलांगता। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे व्यक्ति की वर्तमान स्थिति से जुड़ी कोई भी गहरी चोट है तो और उसको बारे में हम अगर जानकारी हो जाती है या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, उसमें अगर कभी कभी ये प्रतिक्रिया होने पर अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आता है तो वही क्या हो जाता है, वही उसकी विकलांगता का कारण बन जाता है। रेससिटेशन क्या होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्जीवन। तो किसी ऐसे व्यक्ति को पुनः होश में लाना या करना जो कि व्यक्ति क्या हो, बेहोश है, सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुनर्जीवन या रेससिटेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, अगर कभी कभी आप देखते हैं कार्डियक अरेस्ट के जो व्यक्ति होते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसके छाती पर हाथ रख कर उसको दबाकर उस सांस लेने की क्रिया जो है, सर्कुलेशन है, उसको कंटिन्यू करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह फिर से सांस लेने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पुनर्जीवन या रेससिटेशन कहते हैं। पुनर्जीवन या उसी को हम क्या बोलेंगे, रेससिटेशन कहते हैं। तो रेससिटेशन में भी कई चरण होते हैं। रेससिटेशन में क्या होता है, चरण, यानी ये भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपका मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा के चरण होते हैं, तो उसी तरह से रेससिटेशन का भी क्या है, चरण होता है। उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। अभी मैंने आप लोगों को रेससिटेशन के बारे में बताया कि रेससिटेशन क्या होता है। तो मैंने बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति को पुनः होश में लाना या करना, या बेहोश व्यक्ति है जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसे पुनर्जीवित करना ही क्या कहलाता है, रेससिटेशन कहलाता है। रेससिटेशन जो है किसके द्वारा कंप्लीट होता है, यानी कभी कभी क्या होता है, अगर हम छाती पर दबाव देकर उसके सांस को अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो हमें मुंह के द्वारा कृत्रिम श्वसन देना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, CPR बोलते हैं। यानी रेससिटेशन का बुनियादी यानी बेस कौन है, तो CPR है। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन होता है। अब इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपका कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन होता है। तो CPR के स्टेप यानी कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन के कितने चरण होते हैं, तो स्टेप ऑफ CPR। तो इसका पहला चरण है प्रतिक्रिया एवं चेतना का निरीक्षण। पहला चरण क्या है, प्रतिक्रिया एवं चेतना का निरीक्षण। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जैसे बेहोशी या अचेतना तब होती है जब कोई व्यक्ति अचानक तेज आवाज या कंपन या दर्द जैसी उत्तेजना का जवाब
नहीं दे सकता, यानी जवाब देने में जब वो असमर्थ होता है, तब उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया एवं चेतना का निरीक्षण कर ये इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब रेस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब रेस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस कहते हैं। या उसको सांस ले, यहाँ पर जैसे कोई वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो उसको हम प्रतिक्रिया करने के लिए कौन कौन से स्किल्स यानी टूल्स का यूज करेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि उस व्यक्ति को समस्या क्या है। इसमें हम कौन से स्किल का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? इसमें हम ABPU स्केल का यूज करते हैं, जिसमें A का मतलब होता है अलर्टनेस, V का मतलब होता है आपका अलर्टनेस, V का मतलब क्या होगा? V का मतलब होता है आवाज का जवाब देना, यानी V रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस। और P का मतलब होता है दर्द के लिए प्रतिक्रिया, यानी P रिस्पॉन्डिंग टू पेन। और U का मतलब होता है अनुत्तरदायिता, यानी U अनरेस्पॉन्सिवनेस, यानी कॉमा में व्यक्ति चला, यानी ये तीनों स्केल का यूज करने पर अगर व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यू अनुत्तरदायिता बोलते हैं। तो अलर्ट में क्या होता है? तो जैसे हम यह देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जाग रहा है या स्वाभाविक रूप से आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, आवाज़ लगाने पर वह जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसमें हम इसके अंतर्गत इस स्केल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, आवाज़ देने पर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किसके अंतर्गत आता है? आपका अलर्टनेस के अंतर्गत आता है। वी का मतलब होता है आवाज़ का जवाब देना, यानी वी रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस, यानी यह देखना कि जब हम उससे बात कर रहे हैं तो वो कोई प्रतिक्रिया कर रहा है कि नहीं, हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका वो उत्तर देने में सक्षम है या नहीं है। इसका हम किस स्केल के द्वारा करते हैं? तो वी स्केल के द्वारा। फिर पी दर्द के लिए, अगर कोई व्यक्ति कार्डियो या कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसको हम अगर दबाते हैं, दर्द देते हैं, तो उस पर वो कोई प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं, तो इसको हम किसके द्वारा देखते हैं? पी रिस्पॉन्डिंग टू पेन के द्वारा। ये तीनों कंप्लीट होने पर अगर वो व्यक्ति या घायल व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनरेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, यानी वह व्यक्ति क्या हुआ? अचेतन में चला गया, कॉमा में चला गया। फिर अगला है आपका श्वसन निरीक्षण। तो श्वसन निरीक्षण यानी प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले श्वास का निरीक्षण करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट होने पर कोई भी व्यक्ति का दांत टूटकर सांस नली में जाकर फंस गया, या फिर टंग जो है जाकर सांस नली में आपका अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है, तो पहले क्या करना चाहिए? पहले उसको आपके श्वास नली को साफ करना चाहिए, यानी वायु मार्ग को साफ करना चाहिए, तब फिर उसके बाद तुरंत हमें CPR देकर देना चाहिए। तो ये प्राथमिक चिकित्सक को आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? श्वास का निरीक्षण करके देख, मतलब वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये निरीक्षण करते हैं, तब ये आपका CPR हम देते हैं। तो डियर, आशा करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को CPR का मतलब समझ में आया होगा, इसके वांटेज क्या हैं ये समझ में आएगा, इसको करने के लिए कौन कौन से स्केल का यूज करते हैं ये आज हमने आपको बताया। स्केल इसके इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने ABC का फुल फॉर्म बताया, उससे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा। DR ABC का बताया, उसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर D का मतलब क्या होता है, यानी ABCD, D में हमने तीन फॉर्म बताया, उसको भी आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या होता है, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी में आपका पूछा जाता है। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट में शेयर करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए।
CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। कार्डियो शब्द किससे रिलेटेड होता है? तो हृदय से रिलेटेड होता है। जब हम किसी घायल व्यक्ति या कार्डियक अरेस्ट व्यक्ति को CPR देते हैं तो यह क्या करता है? यह हृदय तथा मस्तिष्क में जो रक्त की आपूर्ति है उसको पूरा करने का कार्य करता है, जिससे उस व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा तरीके से हो सके। यानी मस्तिष्क में भी ब्लड और मस्तिष्क में ब्लड तथा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बराबर हो सके, ताकि उस गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान को हम बचा सकते हैं। किसके द्वारा? CPR के द्वारा। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CPR किससे संबंधित है? यानी CPR आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कहने का मतलब है कि यह पुनर्जीवन से संबंधित है और इसकी भूमिका होती है घायल व्यक्ति को पुनर्जीवन देना।